गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, वोल्टेज, करंट, उनको डिफाइन किया और इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं उसके बारे में देखा। अभी के वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट क्या होते हैं और उनको हम किन बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमारी सहूलियत के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स थे उनको कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया। जैसे फर्स्ट है आपका एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। तो ये जो कैटेगराइजेशन है बेस्ड है किसके, एनर्जी क्या वो ट्रांसफर कर रहा है, क्या वो यूज कर रहा है, क्या वो जनरेट कर रहा है। तो जैसे हम एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि एनर्जी सप्लायर होते हैं और पैसिव एलिमेंट जो होते हैं एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगराइजेशन हो गया। सेकंड है आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। इसको हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड कैटेगराइजेशन बायलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट है। और लास्ट वन है आपका लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम एक्टिव एलिमेंट के बारे में। क्लासिफिकेशन नंबर 1, एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट जैसे मैंने बता ही दिया आपको कि एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं एनर्जी सप्लायर्स होते हैं। अब सर्किट है आपका, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो एनर्जी सप्लायर भी होंगे और एनर्जी को जो कंज्यूम कर रहे हैं वो भी होंगे। तो एक्टिव एलिमेंट हमने उनको कंसीडर कर लिया इस कैटेगरी में जो एनर्जी सप्लायर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे इस कैटेगरी में हो गए। तो फर्दर हम इन सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 वोल्टेज सोर्सेज और नंबर 2 करंट सोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स से कि वोल्टेज सोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स आपका दो टर्मिनल डिवाइस होता है और इन दो टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस जो होता है वो फिक्स अमाउंट का वोल्टेज प्रोवाइड करता है किसको, इलेक्ट्रिकल सर्किट को या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को। अब वोल्टेज हमें मालूम है कि हम इलेक्ट्रिकल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट करंट एज वेल एज अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट हमें मालूम है क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है टाइम के साथ चेंज नहीं होता या जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती। और अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ क्या होता है, चेंज हो सकता है। तो अगर ये v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है और ये टी टाइम है, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक बन गया, अल्टरनेटिंग करंट का। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक बन गया, तो डायरेक्ट करंट का। सिंबल आपके सामने है। डीसी सोर्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सर्कल, या एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मल्टीपल प्लेट से अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये जनरली सीरीज ऑफ बैटरी बैंक दिखाता है, या बैटरी को भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज का और डायरेक्ट करंट सोर्स वोल्टेज का। तो वोल्टेज को हम डिफाइन कर रहे थे, तो हमने क्या बोला कि वोल्टेज जो है इसके दो टर्मिनल के क्रॉस कांस्टेंट अमाउंट का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं, ठीक है, तो क्या होगा, एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूं मैं। वोल्टेज सोर्स इज अ टू टर्मिनल डिवाइस एंड अक्रॉस इट्स टू टर्मिनल वोल्टेज शुड बी कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल सर्किट कंडीशन। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल सर्किट कंडीशन का क्या मतलब हो गया कि करंट की वैल्यू कुछ भी हो, वोल्टेज इसका कांस्टेंट होना चाहिए। तो सपोज एक 5 वोल्ट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। डीसी सोर्स की बात कर रहा है 5 वोल्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कांस्टेंट होना चाहिए। अब 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही रहेगा। तो ये स्केल हमारी क्या हो गई, वोल्टेज की हो गई। ये सपोज 1 2 3 4 5, और ये हमारी करंट की स्केल हो गई, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एंड सो ऑन।
तो ये जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वोल्टेज सोर्स का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा या करंट की किसी भी कंडीशन के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से पावर क्या होगी, पावर हमें मालूम है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जब हम करंट करेंगे तो 5 वोल्ट तो फिक्स है, और करंट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। करंट तो इनफाइनाइट हो सकती है अगर आप इस दोनों टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दो तो क्या होगा, पावर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो ऑब्वियसली जीरो से लेके इनफाइनाइट। तो क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई सोर्स इनफाइनाइट पावर डिलीवर करे? ऑब्वियसली आंसर क्या है, नो। तो ये हमारी आइडियल कंडीशन की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। और फॉर आई इज इक्वल टू इनफाइनाइट पावर की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। तो मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट पावर डिलीवर करे ऐसा सोर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी ये आइडियल वोल्टेज सोर्स की है, ठीक है। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सोर्सेज भी होंगे। तो प्रैक्टिकल सोर्स डिस्कस करने के पहले एक बार हम देख लेते हैं कि ये सोर्सेज दिखते कैसे हैं। तो मैं अपना वीडियो ऑन करके आपको बता देता हूँ। ये हमने एक मल्टीमीटर ले लिया है, एक बैटरी है 12 वोल्ट 7 Ah की। बैटरी की रेटिंग हमेशा 7 Ah में होती है। तो ये एक डायरेक्ट करंट सोर्स का एग्जांपल है बैटरी, जो नॉर्मली आपने जरूर देखी होगी। अब इसके वोल्टेज की रीडिंग ले लेते हैं हम। तो मीटर को मैंने डीसी वोल्टेज पे सेट कर लिया है और इसका वोल्टेज रीड कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो हमें दिख रहा है ये 12.66 समथिंग की बैटरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल डायरेक्ट करंट का। अब हम देखते हैं एसी वोल्टेज सोर्स के क्या एग्जांपल है। तो एसी वोल्टेज सोर्स का बेस्ट एग्जांपल आपका है जो आपके घर में सप्लाई आ रही है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या यूटिलिटी से सप्लाई रिसीव कर रहे हैं, वो बेसिकली एसी सोर्स का एग्जांपल है। तो मैं अपने सॉकेट में लगा के मेजर करके बता देता हूँ आपको। मीटर को हमको एसी वोल्ट पे सेट करना पड़ेगा, और घरों में जो हमारा वोल्टेज आ रहा है उसको मेजर करके देख लेते हैं कि कितना अप्रोक्सीमेट वोल्टेज हमें मिलता है। तो यहाँ मैंने कनेक्ट कर लिया है इसको वोल्टेज को। तो अराउंड 220 से 230 की रेंज है। ये देखो एसी वोल्टेज सोर्स पे आपकी मीटर सेट है, और ये 220 के अप्रॉक्स आपका दे रहा है। सॉकेट में मैंने इसको कनेक्ट किया है मल्टीमीटर से। तो ये हो गए हमारे कुछ वोल्टेज सोर्स के एसी एज वेल एज डीसी के एग्जांपल। अब हम आते हैं करंट सोर्स पे। उसके पहले प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, जिसमें इनफाइनाइट पावर जैसा कुछ नहीं होगा, बट ये कांस्टेंट वोल्टेज तो देगा। तो पावर भी क्या होना चाहिए, करंट के साथ साथ कम होते जाना चाहिए। यही प्रैक्टिकल बिहेवियर होगा। अदरवाइज करंट अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहा सारे करंट के लिए, दैट मीन्स आपका जो सोर्स है वो इनफाइनाइट पावर देगा। तो हम इसका प्रैक्टिकल बिहेवियर देख लेते हैं। वापस से मैं कैमरा ऑन करता हूँ, और ये मैंने वापस से डीसी वोल्ट पे कनेक्ट कर लिया। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल बिहेवियर दिखा रहा हूँ कि अगर मैं लोड कनेक्ट करता हूँ बैटरी के साथ, ये मैंने एक डीसी मोटर लगाया है। अब इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो लोड मतलब जब मैं इसे करंट ड्रॉ करूंगा उस केस में मेरे वोल्टेज पे क्या असर पड़ेगा ये आप लोग देखेंगे अभी। तो जैसे अभी 12.66 वोल्ट आ रहा है, और जैसे ही मैंने इसको डीसी मोटर को ऑन किया आपका वोल्टेज जो है रिड्यूस होते जा रहा है। ये बिहेवियर आपने देखा, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार। जैसे ही मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा 12.63 वोल्ट है अभी। बैटरी को मोटर से कनेक्ट करते ही मतलब करंट अभी तक क्या है, ओपन सर्किट था तो जीरो थी। और अब इससे बैटरी से जैसे ही मोटर कनेक्ट होगी
एक करंट ड्रॉ होगा जितना भी इस मोटर का होगा। तो ये जैसे ही मोटर ऑन हुई आपका वोल्टेज डिक्रीज होने लगा। ये है प्रैक्टिकल बिहेवियर। अब इसको वापस से बंद कर देते हैं। अब इस प्रैक्टिकल बिहेवियर को हम समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब ये जो 5 वोल्ट है, जैसे हमने अब 12 वोल्ट की बैटरी ली है तो 12 वोल्ट के एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि ये सपोज 12 वोल्ट की बैटरी है। अब इस 12 वोल्ट की बैटरी में हमने देखा कि पहले वोल्टेज 12.66 समथिंग आ रहा था, और जैसे ही हमने लोड लगाया करंट ड्रॉ होने लगी। लोड मीन्स एक आपने मोटर कनेक्ट कर दी, पहले बैटरी जो थी ओपन कंडीशन में थी। मतलब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि बैटरी, जैसे हम जब वोल्टेज मेजर कर रहे थे इन दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी पॉइंट्स के बीच में, तो क्या वैल्यू आ रही थी 12.66। क्योंकि हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं कर रखा था तो ये ओपन सर्किट था, मींस आई इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे 0। और जैसे ही मैंने मोटर यहाँ पे कनेक्ट की और इस मोटर को रन करना स्टार्ट किया, क्या हो गया, इसकी वैल्यू कुछ डाउन हो गई, जस्ट बिकॉज हमारी करंट की कुछ वैल्यू आ गई। सपोज ये 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रही थी हमारी मोटर, क्योंकि मोटर पे कोई लोड नहीं था। अब क्या होता अगर सपोज मैं इसमें दो मोटर कनेक्ट कर देता, एक और मोटर कनेक्ट कर देता सेम रेटिंग की, तो आपकी करंट की जो वैल्यू होती वो डबल हो जाती। क्यों? क्योंकि इसको 0.5 एम्पियर करंट लग रहा है तो इसको भी 0.5, तो वोल्टेज की वैल्यू और डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, तभी तो जब आप इससे बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करने लगेंगे तो क्या होगा, ये वोल्टेज बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो हमारी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की आईवी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, शिफ्टेड। मतलब जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज 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 होते जाएगी और एक सर्टेन वैल्यू पे वोल्टेज जीरो हो जाएगा। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब ये जो डिकेइंग कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रैक्टिकल सोर्स की आईवी कैरेक्टरिस्टिक, अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करो तो ये वाली तो हो गई हमारी आइडियल कंडीशन के लिए या आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए, और ये जो रेड मार्क किया हुआ है ये हो गई हमारी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए। तो इसको मैं कैसे इंडिकेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमने सिंबल देखे थे जो पिछली स्लाइड में, मैं बैक कर देता हूँ। ये हमारे आइडियल सोर्स के सिंबल थे। डीसी के लिए आप पॉजिटिव नेगेटिव सर्कल में, या एक पॉजिटिव प्लेट बड़ी नेगेटिव प्लेट छोटी, या मल्टीपल पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, ये तीन में से कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट दी डीसी सोर्स। और एसी सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, उसको एक सर्कल में डालें और ये हो गया आपका एसी सोर्स का सिंबल। और ये किस नेचर के सोर्स है, तो ये आइडियल सोर्स है। अब मुझे प्रैक्टिकल सोर्स बनाना है, और ये जो वोल्टेज है ये डिक्रीज होते जा रहा है जैसे जैसे मैं करंट की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा हूँ। लेट अस सपोज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड सो ऑन। तो इसको मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सीरीज में ही क्यों ऐड करेंगे हम इस रेजिस्टेंस को, ताकि अब अगर जैसे मैं यहाँ पे एक अगेन मोटर लगाऊं वही जो हमने पिछली बार लगाई थी और एक सर्किट बना दूं, तो क्या होगा, ये 0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही थी, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो अब इसमें जैसे मैंने प्रीवियस टाइम में केस कंसीडर किया था कि एक और मोटर लगा दूं और एक और मोटर, मतलब मोटर को बढ़ाते जाऊं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल लोडिंग इंक्रीज कर रहा हूं किस सोर्स पे, इस पे जो डीसी सोर्स है आपका 12 वोल्ट की बैटरी। इस सोर्स पे जब मैं इंक्रीज कर रहा हूं लोड या इलेक्ट्रिकल लोडिंग, तो क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। ये दो टर्मिनल हो गए आपके पास। अब ए और बी ये हैं आपके, जो आपने बैटरी में रेड और ब्लैक कलर के देखे। और ये जो रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसलिए आर आई एन लिखा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स टू कंसीडर दिस डीके। तो क्या होगा, जैसे आप 0.5 एम्पियर, ये 12 वोल्ट का आइडियल सोर्स है, तो 0.5 के लिए यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर इन।
और ए और बी के अक्रॉस का वोल्टेज कितना बचेगा, वी ए बी इज इक्वल टू 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट माइनस, सिंपल केसीएल केवीएल लगा रहे हैं हम, 12 वोल्ट माइनस वोल्टेज अक्रॉस आर इंटरनल। तो वोल्टेज अक्रॉस आर इंटरनल कितना हो गया, आई इंटू आर इन। तो आर इन जो रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, और आई जो है वो वेरी करते जा रहा है। तो वी ए बी क्या होगा, जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वी ए बी डिक्रीज होते चला जाएगा। समझ में आया इस फॉर्मूले से। 12 वोल्ट बैटरी का जो आइडियल वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, आई जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, लोड पे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि एक मोटर अगर 0.5 एम्पियर ले रही है, तो दो मोटर या दो रेजिस्टेंस हम जब कनेक्ट करेंगे लोड पे, लोड आपका कुछ भी हो सकता है, डीसी मोटर हो सकता है, लाइटिंग अगर पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो आपका एलईडी लाइट हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आप लोड यूज कर रहे हो, अगर आप उसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो आई जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। तो आई जो है वो लोड डिपेंडेंट, और आर इंटरनल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, फिक्स है। तो 12 में से ये इंक्रीजिंग क्वांटिटी माइनस हो रही है, दैट मीन्स जो आपका प्रैक्टिकल सोर्स का आउटपुट है वी ए बी, वो क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक हमने प्रूफ भी कर ली, उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ भी लिया। अब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एसी वोल्टेज सोर्स। जो मैंने बताया आपके घर में जो सॉकेट है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या यूटिलिटी से आपके पास आ रहा है, तो ये इस तरह के प्लग होते हैं आपके। इसमें एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, और ये वाला टर्मिनल होता है अर्थ का। ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट हमारा 230 वोल्ट कांस्टेंट ही रहता है। क्यों, क्योंकि ग्रिड जो है उसमें मल्टीपल जनरेटर कनेक्टेड होते हैं, तो ग्रिड जो होती है रिजिड होती है। फिर भी अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप का फिनोमिना देखना है, तो जब कोई 2 किलोवाट के आसपास का लोड आप ऑन करोगे, जैसे जो स्प्लिट एसी नॉन इन्वर्टर पहले जो आते हैं थे, स्प्लिट एसी पुरानी रेटिंग का अगर किसी के पास हो, जिसमें कंप्रेसर ऑन होता है कूलिंग के लिए, जब आप एसी को ऑन करते हैं तो थोड़ी देर बाद कंप्रेसर ऑन होता है, उस समय अगर आपके घर में कोई बल्ब लगा है, वो हल्का सा वोल्टेज डिम होता है, क्योंकि वो जब कंप्रेसर ऑन होता है काफी ज्यादा करंट होता है। या किसी के यहाँ वाटर पंप हो, या किसी के यहाँ ट्यूबवेल हो, तो जब आप उसको ऑन करोगे तो आपको एक वोल्टेज में फ्लक्चुएशन दिखेगा, तो ये वोल्टेज में डिप, यहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये हायर क्लासेस में आप समझेंगे कि यार इंटरनल किस वजह से होता है, क्योंकि जो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है वो ग्रिड में जनरेटर के थ्रू आ रही है। और ये एसी जनरेटर बेसिकली क्या होते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर। तो ये सिंक्रोनस जनरेटर में पढ़ेंगे जब आप ये आर इंटरनल, प्रैक्टिकली पता भी चल जाएगा आपको कि क्या होता है। अभी मैंने आपको एक्टिव और पैसिव, सॉरी, एक्टिव एलिमेंट में आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बता दिए। नेक्स्ट आते हैं हम करंट सोर्स पे। तो जैसे हमने वोल्टेज सोर्स को डिफाइन किया, वैसे ही करंट सोर्स को डिफाइन कर लेते हैं कि करंट सोर्स भी क्या हो गया, आपका दो टर्मिनल डिवाइस हो गया जिसमें ए और बी दो टर्मिनल है। और ऑब्वियसली जब ये करंट का सोर्स है तो क्या ये आउटपुट देगा, तो करंट का आउटपुट देगा। तो इसके जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की करंट प्रोवाइड करेगा। सपोज 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो उसकी मॉडलिंग कुछ इस तरह से होगी कि वो 5 एम्पियर ही करंट दे, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल वोल्टेज वैल्यूज। तो वोल्टेज वेरी कर सकता है आपका, ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट, बट ये 5 एम्पियर ही करंट देगा। तो इसकी फिर से अपन वीआई कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। तो ऑब्वियसली करंट किसी एक वैल्यू पे कांस्टेंट होगा, तो ये, और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6, आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, करंट ये कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा। तो अगेन क्या हो जाएगा, अगर वोल्टेज की इनफाइनाइट वैल्यू पे करंट अगर 5 एम्पियर सोर्स का है, तो अगेन पावर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये भी किसकी डेफिनेशन हो गई, तो आइडियल करंट सोर्स की। ठीक है,
तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा, यहाँ गलत लिखा है, करंट सोर्स है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होते जाएगा आपका करंट क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो इस डिकेइंग बिहेवियर को हम कैसे बता सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, करंट सोर्स लेंगे, आइडियल करंट सोर्स जिसका सिंबल ये है, उसके साथ एक, क्योंकि अब करंट की वैल्यू कम हो रही है तो इस रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे, ताकि जो आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसके ए और बी टर्मिनल पे जो आई आउट आ रहा है वो क्या हो, यहाँ पे हम सिंपली किरचॉफ्स करंट लॉ लगा लेंगे। तो आई इन इज इक्वल टू आई इंटरनल इज प्लस आई आउट। ठीक है, तो आई आउट क्या हो गया अपना, मतलब जो प्रैक्टिकल सोर्स का आउटपुट होगा इज इक्वल टू आई माइनस आई इंटरनल। ठीक लिखा है ये। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का प्रैक्टिकल कोई भी एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है। कई इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के एग्जाम्पल बताओ, तो वोल्टेज सोर्स के एग्जाम्पल आपने देख लिए, बैटरी फॉर डीसी वोल्टेज, और अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो आपके पास ग्रिड से सप्लाई आ रही है। ठीक है, और प्रैक्टिकल या आइडियल करंट सोर्स का अगर हम एग्जांपल देने की बात करें, तो कोई भी सोर्स करंट सोर्स नहीं होता। कई बुक्स में दिया हुआ है सोलर सेल को एज अ करंट सोर्स, पर ये भी पार्शियल ट्रूथ है, क्योंकि अबाउट 70% जो सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो करंट सोर्स की तरह होती है, और 30% जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो वोल्टेज सोर्स की तरह होती है। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक, जो यहाँ पे ये करंट सोर्स की बनी है, और प्रीवियस स्लाइड में आपको मैंने वोल्टेज सोर्स की बताई थी। तो सोलर सेल 70% किसकी तरह बिहेव करता है, करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। एक और एग्जांपल होता है जो हम देते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स का या आइडियल करंट सोर्स का, चार्ज इंडक्टर। पर अभी हमने पैसिव एलिमेंट स्टार्ट नहीं किए हैं, तो जो इंडक्टर होता है उसका जब हम पैसिव एलिमेंट पढ़ेंगे आरएलसी के बारे में, तब मैं बताऊंगा आने वाले लेक्चर में कि चार्ज इंडक्टर को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ करंट सोर्स, बट उसके साथ कंडीशन क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स में कौन कौन से इवेंट्स हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया डीसी सोर्स है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो जो वोल्टेज सोर्स है उसमें शॉर्ट सर्किट कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका वोल्टेज कभी जीरो नहीं हो सकता, जो उसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी। तो शॉर्ट सर्किटिंग द डीसी सोर्स या सॉरी वोल्टेज सोर्स इज इम्पॉसिबल इवेंट इन केस ऑफ आइडियल। सिमिलरली करंट सोर्स जो है वो फिक्स अमाउंट 5 एम्पियर का हमने लिया था, 5 एम्पियर की करंट ही ड्रॉ करते रहेगा हमेशा। तो ओपन सर्किट कंडीशन पॉसिबल है क्या? करंट को तो फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स ओपन सर्किट ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो ओपन सर्किट किस में पॉसिबल नहीं है? तो आइडियल करंट सोर्स में पॉसिबल नहीं है। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन किस में पॉसिबल नहीं है? तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे हमेशा 5 एम्पियर करंट डिलीवर करते रहे करना है, और इस वोल्टेज सोर्स को अगर ये 12 वोल्ट का है तो इसको हमेशा अपना जो फिक्स अमाउंट वोल्टेज है वो देना है। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमें मालूम है अगर दो पॉइंट के बीच में जीरो रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, और उस केस में उन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, हो जाता है जीरो। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन impossible event in case of ideal voltage source, and open circuit condition is impossible in event event in आइडियल करंट सोर्स। अब हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि हमें सोर्स है जैसे,
अब बैटरीज, एसी सोर्स की तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पावर इंजीनियर का काम होता है। बट बैटरीज हम कई बार सीरीज और पैरेलल कनेक्टेड देखते हैं। इवन आपने जैसे रिमोट में भी देखा होगा, तो जो आप पेंसिल सेल यूज करते हैं, ए या डबल ए, उनको सीरीज और पैरेलल कनेक्ट करना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम डीसी सोर्स से ही समझने की कोशिश करते हैं पहले कि क्या होगा अगर मैं तीन सोर्सेज, डिफरेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स जिनकी वैल्यू V1, V2 और V3 है, उनको सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, तो रिजल्टेंट मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में क्या मिलेगा। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल आप यहाँ से चलेंगे, एक क्लोज पाथ बनाएंगे और यहाँ से एंटर करेंगे, तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। मीन्स आप निगेटिव से एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव से एग्जिट कर रहे हैं। फिर अगेन आप निगेटिव से एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव से एग्जिट कर रहे हैं। फिर आप निगेटिव से एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव से एग्जिट कर रहे हैं। मीन्स ये तीनों सेम डायरेक्शन में है और एडिटिव है। तो आउटपुट जो आपको ए और बी के क्रॉस मिलेगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 मिलेगा। तो जहां भी आपको वोल्टेज इंक्रीज करना होता है, आप क्या करते हो, बैटरीज को या वोल्टेज सोर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपका रिमोट है। रिमोट कंट्रोल में आप जो दो बैटरी लगाते हैं वो सीरीज कनेक्टेड ही होती है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे रिमोट होते हैं वो 3 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं और 1.5 वोल्ट के आसपास का आपका सेल होता है, तो उनको कनेक्ट करके, सीरीज कनेक्ट करके आप 3 वोल्ट ले लेते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या आ सकती है, वोल्टेज सोर्स का पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन आप ध्यान कीजिए, आपने कहाँ देखा है पैरेलल कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो ज़्यादातर जब मैं क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ तो स्टूडेंट का आंसर मुझे बहुत कम ही आता है। बट जिसके घर में भी इन्वर्टर होता है वो बता देता है कि सर बैटरी इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टर में या जो ज़्यादा यूपीएस बोलते हैं हम, जैसे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, उस कंडीशन में जब आपको हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो आप क्या करते हो, बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट कर देते हो। तो इस केस में आपको ए और बी के क्रॉस आउटपुट क्या मिलेगा, ये सेम आपका आउटपुट है। तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। तो क्या हुआ यहाँ पे तीनों, जब भी बैटरी या वोल्टेज सोर्स पैरेलली कनेक्ट होंगे तो मस्ट कंडीशन क्या होगी, तीनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। अगर क्या हो, अगर मैंने इनका वोल्टेज सेम नहीं रखा, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक सपोज 12 वोल्ट की बैटरी ले ली जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, और उसको मैंने एक रिमोट के सेल के साथ कनेक्ट कर दिया जो 1.5 वोल्ट का है। ठीक है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, ये वो कंडीशन नहीं हुई जहां V1 V2 और V3 तीनों इक्वल है। तो 12 वोल्ट इज हायर देन 1.5 वोल्ट। और हमें मालूम है करंट क्या होती है, तो करंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो जिस मोमेंट पे आप इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करोगे, तो यहाँ आउटपुट तो बाद में आएगा, उसके पहले क्या होगा, एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी का होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो ये जो करंट है, सर्कुलेटिंग करंट, ये बहुत हाई फ्लो होगी। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो 12 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय यहाँ जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आर इंटरनल, और उसकी वैल्यू मैंने बताया कम होती है, तो क्या होगा, एक हाई अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा जो ये छोटी बैटरी को डैमेज कर देगा। मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम जोड़ते ही क्यों हैं पैरेलल, मैंने बताया आपको कि यूपीएस में या इन्वर्टर में आपकी जो बैटरीज होती हैं वो पैरेलली कनेक्टेड होती हैं। तो आंसर ये है कि आपको कंडीशन मैंने बता दी क्या होना चाहिए, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, जितनी भी आप बैटरी जोड़ रहे हो। तो आप एक 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ रहे हो एक और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 12 वोल्ट। तो फिर हमने पैरेलल कनेक्शन ही क्यों किए, और मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकली हम करते भी हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आप फिर कनेक्ट ही क्यों कर रहे हो। तो बैटरी का आंसर ये है कि बैटरी का, जैसे जो भी मैंने करंट की वैल्यू बताई, जैसे बैटरी की अभी जो बैटरी कनेक्ट की थी वो 7 Ah की थी, मैंने आपको बताया था। तो 12 वोल्ट 7 Ah,
ये AH क्या होता है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो जनरली आप क्या देखते हो कि मोबाइल की बैटरी कितनी है, 4000 mAh, 5000 mAh, है ना। ये mAh होता क्या है, ये H होता है। तो मिली एम्पियर आवर, जैसे जो मैंने आपको बैटरी बताई थी वो जो छोटे यूपीएस होते हैं उसकी बैटरी है, या बाइक में जो लगती है वो बैटरी है जो अभी मैंने आपको शो करी थी, वो 7Ah की होती है, मतलब 7 एम्पियर आवर। मोबाइल की रेटिंग कम होती है इसलिए वो मिली एम्पियर आवर होती है। तो ये इसको, इस बैटरी को आप 7000 mAh भी बोल सकते हो। तो ये 7Ah की जो बैटरी है, इसकी पावर, इसका मतलब क्या हुआ 7Ah की, मतलब ये बैटरी 7 एम्पियर का करंट दे सकती है 1 आवर तक, या 1 एम्पियर का करंट दे सकती है 7 आवर तक। तो ये बेसिकली जो AH है ये करंट रेटिंग है, कितनी देर करंट, ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन तक ये करंट प्रोवाइड कर सकता है। तो 7 एम्पियर का करंट आप 1 आवर में ले लो, या 1 एम्पियर का करंट 7 आवर में ले लो। तो वोल्टेज फिक्स है, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रही है, बेसिकली इसकी पावर रेटिंग। तो यूपीएस में या जहां हमें पैरेलल कनेक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है वहां हम क्या चाह रहे हैं कि करंट रेटिंग इंक्रीज हो जाए। तो ये जो ए और बी टर्मिनल पे आपको आउटपुट मिल रहा है वहां वोल्टेज भले ही सेम हो, बट अब आपके पास दो बैटरी है तो ये टोटल कितना एएच सप्लाई कर सकता है, तो 24 AH। तो क्या हुआ, आपने पावर रेटिंग डबल कर दी। ठीक है, जब आपने दो बैटरीज को पैरेलल कनेक्ट किया, बट उसकी मस्ट कंडीशन क्या है कि दोनों बैटरी का वोल्टेज सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं, करंट सोर्स पे आते हैं। तो करंट सोर्स को अगर हमें सीरीज या पैरेलल कनेक्ट करना है, तो करंट सोर्स देख रहे थे हम। तो करंट सोर्स में भी दो इवेंट्स पॉसिबल होंगे। नंबर वन, आपका जब हम करंट सोर्स को सीरीज कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, तो सीरीज में हमें मालूम है करंट जो है ब्रांच में सेम फ्लो होता है। ठीक है, तो I3, I2 और I1 की वैल्यू सेम होना चाहिए जैसे प्रीवियस कंडीशन में था। अदरवाइज क्या होगा, जो अगर सपोज एक 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स है और एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स है, अगर आपने तीन डिफरेंट वैल्यूज ले ली तो क्या होगा, 10 एम्पियर करंट सोर्स तो इस ब्रांच में 10 एम्पियर ही करंट प्रोवाइड करेगा। यहाँ जो भी आप लोड लगाओगे ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस, तो ये 10 एम्पियर कैरी करने की कैपेसिटी 1 एम्पियर सोर्स की नहीं होगी और वो उसको जला देगा। तो पैरेलल ऑपरेशन कब, सीरीज ऑपरेशन कब होते हैं करंट सोर्स के केस में, जब तीनों की रेटिंग सेम हो। और प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रैक्टिकल आपको ये सिचुएशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं क्या होगा। करंट सोर्स जो है अगर पैरेलली कनेक्टेड है, तो हमें मालूम है यहाँ से जैसे I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, यहाँ से I3 जा रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लगा सकते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ टोटल क्या हो जाएगी, करंट जो है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ हमारा इस सिचुएशन में क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, तो जो आउटपुट मिलेगा वो आपको एड अप होके मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आपकी बनती है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब आपका वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक साथ हो। ठीक है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड हो। तो वोल्टेज और करंट जब पैरेलली कनेक्टेड आपको सर्किट में दिखाई दे, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप सॉल्व ही ना कर पाओ। अब वोल्टेज सोर्स के साथ करंट सोर्स पैरेलली कनेक्टेड है, आप किरचॉफ करंट लॉ लगाओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लॉ लगाओ, मैक्सवेल्स लूप लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एंड द रीजन इज कि जो वोल्टेज सोर्स है आपका वो क्या चाहेगा, इन ए और बी के क्रॉस वोल्टेज फिक्स करना। तो ये पैरेलल है अगर, तो यहाँ पे करंट सोर्स होने का कोई मतलब नहीं निकलता, कंसीडर दिस एज अ रिडंडेंट। तो आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपका क्या हो, सीरीज कनेक्टेड हो, तो सीरीज में क्या होता है, हमेशा करंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे पैरेलल पॉइंट में वोल्टेज कांस्टेंट होता है 2 पॉइंट के क्रॉस, सिमिलरली सीरीज में क्या होता है,
करंट कांस्टेंट होता है, तो इस सिचुएशन में वोल्टेज सोर्स जो है वो रिडंडेंट है और आप उसको हटा सकते हो, फिर सर्किट सॉल्व कर सकते हो। बस आपको जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा कि आपने इस वोल्टेज सोर्स को रिमूव क्यों किया है। तो आपको वहाँ पे मार्क करना पड़ेगा कि जब भी सीरीज कनेक्शन होता है वोल्टेज और करंट सोर्स का, तो क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है, तो आपका वोल्टेज सोर्स वहाँ पे रिडंडेंट है और उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट में आपने इस वीडियो में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों को देखा, आइडियल केस देखा, प्रैक्टिकल केस देखा और उनके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे।